ये बात दिल से निकाल दीजिए कि उर्दू को स्कोप है या नहीं, हमारा उर्दू है, केंद्रीय विद्यालय वाले हमको लेंगे या नहीं लेंगे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये बात दिमाग से निकाल कर स्टडी करने शुरू करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आप सभी हजरात का आज की इस जूम मीटिंग में मैं इकबाल अंसारी खैर मकदम करता हूं। मैं सैयद जियाउद्दीन सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के हमारे लेक्चरर जो हमारा गाइडेंस करने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन सभी के सामने पेश करें। आज की जो हमने मीटिंग रखे हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के रिक्वायरमेंट के ताल्लुक से रखे। तो ग्रुप पर अक्सर कैंडिडेट्स के ये सवाल आ रहे थे कि केवीएस के लिए अप्लाई कैसा करें, उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो हम तक जो मालूमात थी तो हमने आपको ग्रुप पर पहुंचाए, लेकिन हमने ये सोचे कि अब तक सही ऑथेंटिक और अच्छी मालूमात पहुंचे। तो इसके लिए हमने क्या कि हमारे दोस्त मिस्टर संदीप नौखाड़े सर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी टीचर है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, जो जिनका पूरा एजुकेशन यानी पहली से लेकर 12वीं तक डीएड बीएड सब और एमए उर्दू यानी पूरा उर्दू में ही हुआ है। हालांकि सर मराठी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सर की फैमिली में सभी ने उर्दू मीडियम से ही तालीम हासिल की है। तो सर भी हमारी ताई उर्दू मीडियम के कैंडिडेट है जो डीएड बीएड पढ़कर केवीएस सीटीटी पास करके टीटी पास करके केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम देकर जॉब पर लगे हैं। तो ये सर का मुख्तसर तारुफ था। सर एमए उर्दू है, डीएड बीएड भी है और सर नेट टेट एग्जाम भी पास है, उसके अलावा टीटी सीटीटी एग्जाम भी पास है। जी सर, शुक्रिया सर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर मदुआ किया कि मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर सकूं कि किस तरह से केवीएस में जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर लगता है, और जैसे कि बहुत लोगों को क्या क्या डाउट्स है वो भी यहाँ क्लियर करने को मिल रहे हैं। आप सभी लोगों का जो मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, तो इस काम को जारी रखिएगा, ठीक है सर। थैंक यू सर। तो जी सर जी, जैसा कि मुझे सर ने बताया कि बहुत सारे बच्चों को जो ये डाउट है कि हम लोग तो उर्दू मीडियम के हैं, तो हम लोग केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो अगर आपका भी यही डाउट है तो बिल्कुल भी ये डाउट मन में नहीं रखना है, क्योंकि हम केंद्रीय विद्यालय में क्या है एलिजिबल है, हम वो एग्जाम दे सकते हैं और वहां की जॉब भी पा सकते हैं। आप भले किसी भी मीडियम के हो, उर्दू मीडियम हो, यहाँ के जो अब मैं साउथ में आया हूँ तो यहाँ के कन्नड़ा मीडियम वाले हैं, या फिर हो सकता है महाराष्ट्र में जो है मराठी मीडियम के हैं, तो उन्हें मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग केंद्रीय विद्यालय में भी ज्वाइन हो सकते हो। जैसा कि अगर आप मेरे केस में देखेंगे तो मेरा सारा जो है मेरी जो तालीम है उर्दू में ही हुई है, फर्स्ट से लेके जो भी है एमए बीए एमए जो भी हुआ है बीएड वो उर्दू में ही हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो सीटेट है उसमें भी मैंने जो है फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू चूज की थी, और सीटेट का पेपर 2 है उसमें भी मैंने उर्दू ही चूज की थी। तो ये बात दिल से निकाल दीजिए कि उर्दू को स्कोप है या नहीं, हमारा उर्दू है, केंद्रीय विद्यालय वाले हमको लेंगे या नहीं लेंगे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये बात दिमाग से निकाल कर स्टडी करने शुरू करना है। अभी हमको नेक्स्ट देखना है, सीटेट हो गए हम पास, तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो सीटेट पास होने के बाद सबसे पहले तो हम केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकेंगे। फिर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसका नाम अभी एनवीएस रखा गया है नवोदय विद्यालय, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल है, ये भी गवर्नमेंट के ही होते थे ये। और फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट के जो भी है, अलग अलग स्टेट के जो भी नाम है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, सीटेट एक बार क्वालिफाई होने के बाद वहां पर भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अपना सीटेट क्लियर हो गया, अभी बहुत से जो बच्चे हैं ये ग्रुप ही अपना बना है कि जो जो बच्चे सीटेट पास है उनके लिए ही है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि वैकेंसीज कब निकलेंगी, या फिर वो नवोदय विद्यालय की हो या फिर केंद्रीय विद्यालय की। जैसे ही वैकेंसीज निकलती है आपको फॉर्म भरना है, देखना है
कि आप प्राइमरी टीचर में बैठते हो, टीजीटी में बैठते हो या पीजीटी जिसमें भी बैठते हो, आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, वो कुछ हमको काफी टाइम मिलता है स्टडी करने के लिए, 2 से 3 महीने का स्टडी करने के लिए हमें टाइम मिल जाता है। तो उसके बाद आपका जो पेपर है, पहले इसका जो क्राइटेरिया था वो बहुत ही अलग था और अब पूरा के पूरा चेंज हो चुका है। केवीएस के प्राइमरी टीचर का अभी क्या क्राइटेरिया रखा गया है, पेपर में क्या क्या है अभी। तो फर्स्ट उन्होंने रखा है जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स के लिए, जनरल हिंदी, इसमें क्या किए जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी पर जो है तो मैं ये बता रहा था कि क्या हमें करना है, अभी स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपके पास 3 महीने का अभी टाइम है, तो सबसे पहले कौन से बुक्स रेफर करें, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हमें समझ में नहीं आता है, सिलेबस ऐसा ऐसा दिया गया है। तो अभी तो फिलहाल बहुत बुक्स मिल रहे हैं, लेकिन जब 2011 में जब ये नया नया आया था और जब हम लोग स्टडी इसकी करने लग गए थे तो कोई बुक्स ही नहीं मिलती थी। उर्दू का ये बहुत बड़ा मसला है कि हमें बुक्स नहीं मिलती है, हम कहाँ जाए समझ में नहीं आता है। औरंगाबाद में जाते हैं या फिर भोपाल से मंगाने की कोशिश करते हैं, यूपी से मंगाने की कोशिश करते हैं, कहीं मिलता नहीं, नेट से पढ़ते थे। लेकिन आजकल ये हाल नहीं रहा है, आपको बुक्स भी अवेलेबल हो रही है। हाँ, उर्दू की थोड़ी कम है, लेकिन जो बाकी का जो मटेरियल है वो आपको अभी इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो ये अभी इतना बड़ा इशू नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे आर्यन पब्लिकेशन है या और भी कुछ पब्लिकेशंस है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे जो ज्यादा यूज करने वाली है जो अरिहंत है, ठीक है। तो वो अगर आप रेफर करेंगे तो काफी हद तक आपका फायदा हो सकता है। तो उसमें जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, इसमें ग्रामर पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज जो है आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपको कम ही लगेगा। ये मार्क्स कैसे होते हैं, दिखने को बहुत इजी सा लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। अफेयर्स की जो बुक्स है, जो डेली जो मैगजीन्स आती है, जो मंथली निकलती है, ठीक है, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप जनरल नॉलेज पढ़ लिया कि ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, ये ऐसा जनरल नॉलेज नहीं। इसमें जो करंट अफेयर्स में वो क्या पूछते हैं, जो करंट इश्यूज जो अभी हो रहे हैं, हो सकता है वो किसी खेल से रिलेटेड हो या अमेरिका में क्या हो रहा है, या फिर अभी जो है, अभी अगर एग्जाम हुए करंट अफेयर्स में तो कोरोना के बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता, ऐसा लगता है हमें, ठीक है। तो मेन इशू तो हमारा भी है कोरोना। तो इसके बारे में जो जो है कि कहाँ से जो है वैक्सीन निकली सबसे पहले, कौन, फिर इंडिया में कौन सी वैक्सीन चल रही है, ये सारे क्वेश्चन पे है हमें करंट अफेयर्स में ध्यान देना है। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स के लिए, और कंप्यूटर लिटरेसी। रीजनिंग एबिलिटी में भी जो है क्वेश्चन ज्यादातर मैथ्स से रिलेटेड नहीं होते, मैथ्स जैसे टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते, ये तो रीजनिंग जैसे होते हैं। उस पे आपको थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन आगे चल के जो मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले हैं उस पे तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह वो क्वेश्चन भी आगे आने वाले, ठीक है। तो कंप्यूटर लिटरेसी है, उसमें आपको कंप्यूटर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर और सबसे मेन है, फिर उसके बाद पेडागोजी, उसको रखा गया है 20 मार्क्स के लिए, कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, कैसे डील करना है बच्चों के साथ, इस पर क्या होते हैं, इनके सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आता है पेडागोजी में, इसे रखा गया है टोटल 20 मार्क्स के लिए। कहने को तो ये 20 मार्क्स है, लेकिन इसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या है, अपनी जो मेथोडोलॉजी क्या है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है पेडागोजी के अंदर 20 मार्क्स के अंदर वो लोग पूछते हैं। अब सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट इसमें रखा गया है वो है कंसर्न जो सब्जेक्ट है, ये इसको रखा गया है 80 मार्क्स के लिए। ये अभी अभी रखा गया है, लास्ट ईयर से ही, इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं रखा गया था। तो इसके अंदर वो क्या पूछने वाले हैं, तो इसके अंदर भी वो जो लैंग्वेज की जो कॉम्पिटेंसीज है उसके अंदर वो पूछने वाले हैं, ठीक है। और आपका जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, ये जो चीजें हैं जो हम 10-12 में हम पढ़ चुके हैं, वो उसमें ये कंसर्न सब्जेक्ट में पूछेंगे। फिर जनरल मैथ्स है और इन्वायरमेंटल स्टडीज है। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज में वो बहुत, ये कहने को एक लफ्ज छोटा दिख रहा है हमें, लेकिन ये बहुत ही बड़ा वर्ड है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में वो हमको पॉलिटिकल साइंस पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह, वो हर चीज हमको इस टॉपिक के अंदर वो इजीली पूछ सकते हैं।
मतलब कंसर्न सब्जेक्ट में ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो उनके इससे बच निकलेगा। ओवरऑल हमको ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर वो कवर कर लेंगे। और इनका जो टोटल अगर आप लगाएंगे तो इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इन सब का टोटल होता है 150। और इसके अलावा आपका इंटरव्यू रखा जाता है। अभी ठीक है, 150 में से अगर आपने स्कोर कर लिए 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स कैसा है, 100 मार्क्स से ज्यादा अगर आप लाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही सेफ साइड रहेगी, क्योंकि जो ज्यादातर जो मेरिट है ना वो 100 के आसपास ही रहती है, कभी 95, कभी 100, कभी 102, इस तरह से। मतलब 100 जो है स्कोर, ये सेफ है। आप हमेशा ये ट्राई करना है कि अपना जो स्कोर है 100 के पार चला जाए, तो आपको उतना ही क्या करना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद रखा गया इंटरव्यू, जिसके लिए 60 मार्क्स रखे गए हैं। तो इंटरव्यू में वो क्या पूछते हैं, ये हो गया 100 मार्क्स हम लेके चले गए। बीच में आपको टाइम मिलेगा, जैसे वो रिजल्ट डाल देंगे, बहुत कम टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए, 1 महीना मिलता है। सब जब इंटरव्यू इसका आता है तो उसमें हमको क्या क्या स्टडी करनी है। सबसे पहले हमें स्टडी करनी है खुद की ही स्टडी। हमें क्या करना है, अपना जो भी बायोडाटा है अपने सामने रखना है, ठीक है, और सामने रख के खुद हमको एनालाइज करना है कि इंटरव्यू वाला इन सब से हमको क्या क्वेश्चन कर सकता है। वो ज्यादा दूर नहीं जाता क्वेश्चन ढूंढने के लिए, वो बस देखता है आपका रिज्यूम, उसमें क्या क्या आप लोगों ने लिखा है, और बस उसी से वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने हिस्ट्री ले रखी है तो वो आपको हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन करेगा। अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो वो पूछेगा आपने इंग्लिश क्यों ली है, पहले वो बताइए। फिर इंग्लिश के रिलेटेड सारे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। मतलब इंटरव्यू लेने के लिए उससे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका रिज्यूम ही उसको क्वेश्चन बताता है कि मेरे से ये क्वेश्चन करो। तो इसलिए जरूरी है कि हमें क्या करना है, अपने ही बायोडाटा का अच्छे से स्टडी करना है। और सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि मुझे टीचर क्यों बनना है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि आपको टीचर क्यों बनना है। तो ऐसे में जो है इसका जो आंसर आप अपने हिसाब से ढूंढ के रखना है। इसका आंसर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल वाला नहीं रखना है कि मुझे समाज का जो काम करना था, ऐसा करना था, वैसा करना था। इतना भी हाई नहीं बताना है कि सामने वाले को झूठ लगे। आप जितना रियल रहोगे उतना इंटरव्यू में क्या रहेगा, वो उसका आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसका आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर आपको खुद को ढूंढने हैं कि आपने ये फील्ड क्यों चूज की, टीचिंग में ही क्यों आए, फिर यहाँ आने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वो आपको पूछेंगे। हो गया इस तरह से इंटरव्यू होने के बाद क्या होता है, फिर वो दोनों मार्क्स का वो क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं। जैसे कि रिटर्न का और इंटरव्यू का, इनका टोटल लगा के लास्ट में फाइनल जो है रिजल्ट वो डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए 2 से 3 रख सकते हैं, तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एक लिस्ट डाल दी जाती है कि इतने इतने जो कैंडिडेट्स है वो सब पास हो चुके हैं, और वो क्या हो गए हैं, अभी केंद्रीय विद्यालय में जॉब करने के लिए अभी रेडी है। तो वो लिस्ट आने के कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद समझिए, या फिर 5-6 दिनों बाद वो एक और लिस्ट डालते हैं कि किस कैंडिडेट को कहाँ जाना है। वो सारी जो है स्कूल की लिस्ट, रीजन की लिस्ट वो डाल देते हैं। अब केंद्रीय विद्यालय के जितने भी रीजन है उनकी अलग अलग लिस्ट वो भेजते हैं, और वो रीजन वाइज रिजल्ट फिर भेजते हैं कि इस रीजन में किसको बुलाया है, किसको। आपको एक ईमेल आ जाता है, और ईमेल से बता दिया जाता है कि आपका कहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। और तो वो भारत में आपको फिर कहीं भी भेज सकते हैं। आपको प्रेफरेंस पूछेंगे स्टार्ट में ही, इंटरव्यू का जब आप फॉर्म भरोगे तब वो प्रेफरेंस पूछते हैं कि आप कहाँ, आपको जॉब करना पसंद है। तो जरूरी नहीं है कि उस प्रेफरेंस के हिसाब से ही वो आपको भेजे, वो भारत में आपको कहीं भी भेज सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने मुझे हुबली में भेजा, जो कि कर्नाटक में आता है, जो बेलगाम से 2 घंटा दूर आता है। और यहाँ से गोवा जो है 3.5 घंटे का सफर करना पड़ता है। तो मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग है हुबली में हुई है। और अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये केंद्रीय विद्यालय का क्वार्टर है, यहाँ पे क्वार्टर भी दिया गया है। और बाकी की जो भी फैसिलिटीज है, अपने जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में फ्री में इनका एजुकेशन होता है। और बाकी का कहीं भी अगर ट्रेनिंग वगैरह होती है तो उसकी जो है टीएडी है, जो भी बिल वगैरह बनता है वो सब स्कूल की तरफ से होता है।
मतलब जितनी परेशानी हमें स्टेट गवर्नमेंट में या फिर और कहीं देखने मिलती है, उतनी परेशानी केंद्रीय विद्यालय में आपको नहीं मिलती। यहाँ पे जो है टीचर का जो है इज्जत की जाती है, उसी के साथ साथ उसकी केयर भी उतनी ज्यादा ही की जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट केंद्रीय विद्यालय में लगा, इससे पहले मैं भी कॉन्ट्रेक्चुअल रह चुका हूँ। मेरा जो ताल्लुक है नांदेड़ से है, महाराष्ट्र में। तो मैं नांदेड़ में 6 साल तक कॉन्ट्रेक्चुअल रहा। बहुत कोशिश की मैंने भी परमानेंट होने की, लेकिन वहां पे कुछ नहीं। जब मुझे पता चला कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने केंद्रीय विद्यालय की तैयारी की, सीटेट क्लियर किया, और फिर ये केंद्रीय विद्यालय में लगने के बाद यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हो गई। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप लोग संदीप सर से अपना लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको सेटिस्फाई आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन से आंसर का सेशन स्टार्ट करता हूँ। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग मैम। जी सर, हमारा क्वेश्चन था कि हमने सुने कि औरंगाबाद जिले में मतलब जो केवीएस के स्कूल है वहाँ पर टेम्पररी अप्लाई कर सकते हैं जब तक के केवीएस के एग्जाम्स डेट डिक्लेयर नहीं होती तब तक, सीटेट पास कैंडिडेट। तो क्या हम अप्लाई कर सकते क्या सर केवीएस स्कूल में औरंगाबाद में? कर सकते हैं मैडम। तो अभी औरंगाबाद की जो है कॉन्ट्रेक्चुअल के निकली होंगी वैकेंसीज, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, तो उसका प्रोसेस कैसे रहेगा सर? कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा वो? हाँ, वो मैडम टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होता है। वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं आपका, और इंटरव्यू में देखते हैं कितने कैंडिडेट्स आए थे, उसमें से आपको और उन कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स है। तो जिसको भी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं वो उन्हीं को हायर करते हैं। वो भी एक टाइम बाउंड होता है उनका, या 11th मंथ समझिए, या फिर वो आगे की जो है वैकेंसीज निकलने तक, नए टीचर आने तक भी वो आपको रख सकते हैं। तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही होता है। उस पर भी वो अच्छी सैलरी देती है, 21,000, 26,000, 27,000, इस तरह से वो सैलरी देते हैं। ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है क्या सर? ओके सर। केवीएस का? जी सर, जी ऑब्जेक्टिव होता है, टोटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। संदीप सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपने कैसे स्टडी किया, आपका क्या स्ट्रगल था, आपने कौन सी बुक्स रिफर्स की? हाँ, इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा क्योंकि हमारा टाइम खत्म हुआ है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगला जो सेशन हमारा अभी ज्वाइन होगा उसमें आंसर दे।